आफ्टरनून भेज दिया है गंगा मैम, आगे का देखिए ना। आपने भेज दिया? हाँ, जूम पे लोगी ना? रिकॉर्डिंग तो नहीं होगा ना? 8th क्लास में लोगे आप? अभी 12th में है। मैंने 8th में भेज दिया, मुझे लगा 12th में है। तो 12th ही भेजू? मेरी भी क्लास है, चलती। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, फ्यू मिनट्स के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, ओके मैम। ओके मैम। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। आज आपकी क्लास ऐसी ही होगी और अभी से डेली क्लास वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी। वीडियो पे ऐसी ही क्लासेस होंगी आपकी, क्योंकि क्लास की रिकॉर्डिंग की जा रही है और वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं दे नहीं सकती। इस वजह से मैं आपकी डेली ऐसी ही क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास यस स्टार्ट मैम। करते हैं। आपको कोई भी डाउट आएगा क्लास में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके मैम। हाँ, तो देखिए यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था
जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे इन अ केमिकल इक्वेशन जो डाइल्यूट टर्म होता है, उस डाइल्यूट टर्म का आप क्या करोगे, यूज करोगे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो आपको दिया हुआ है वो हमारा हो चुका था। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आई थिंक ये पॉइंट भी मैंने बता दिया था आपको, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस लाते हैं तो किस टाइप से आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो चेंज हो जाता है, और साथ में कहाँ पर आपको टेम्परेचर और प्रेशर को रिप्रेजेंट करना रहता है। कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को वो बढ़ा देता है। जैसे दो फ्रेंड हैं, अगर वो दो फ्रेंड आपस में धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और कोई तीसरा फ्रेंड आता है जिससे उनको कोई भी बाइंड नहीं रखना है, तो वो वहां से क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी चले जाएंगे। सेम एज वैसे ही है कि इन अ केमिकल इक्वेशन अगर दो केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं और कोई तीसरा आ गया तो वो उसके रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, और जिस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है जो 1 आवर में बनने वाला था वो 15 मिनट्स में ही बना हुआ हमको क्या होता है, मिल जाता है। तो कैटलिस्ट वही वर्क करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम उसका रहता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन में हमको ये बताने की कोशिश की गई है कि हम कोई केमिकल इक्वेशन जब कराते हैं तो वो कितने तरीके का हो सकता है, लगभग 2 तरीके का वो हो सकता है। कैसे, एक स्लो हो सकता है और एक फास्ट हो सकता है। देखो कैसे, जनरली जब आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, जैसे मैंने सॉल्ट लिया और सॉल्ट को मैंने क्या किया, वाटर पे डिसॉल्व कर दिया, तो लगभग 5 मिनट्स या फिर 2 मिनट्स में जो भी सॉल्ट आपने लिया है वो अमाउंट ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड करेगा, वो वाटर पे डिसॉल्व हो जाएगा। तो उसको होने में काफी हमको फ्यू मिनट्स क्या ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगी जैसे रस्टिंग के प्रोसेस की, अगर मैं बात करूं तो रस्टिंग का प्रोसेस उसको होने में लगभग हमको ईयर्स लग जाते हैं या फिर मंथ लग जाते हैं, 6 मंथ समथिंग लग जाते हैं। तो वो भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही है, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता रहता है, मींस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसमें होता रहता है, लेकिन उस प्रोसेस को होने में हमको सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का केमिकल इक्वेशन हो गया। तो जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं डे टू डे लाइफ में भी, अगर उनके एग्जांपल्स हम देखें तो कोई 1 आवर में कंप्लीट होता है, कोई मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, कोई सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो उसी बिहेवियर के बेसिस पे जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक स्लो होता है और दूसरा फास्ट होता है। तो हमारा रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में जो एरो हम लगाते हैं, उस एरो के हेड पोजीशन पर हम वो रिएक्शन स्लो है या फास्ट उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है हीट चेंज अकॉम्पनाइंग द रिएक्शन। हीट चेंज कैसे इन अ केमिकल रिएक्शन शो किया जाता है, तो सपोज करिए हीट जो होता है, एवरी केमिकल इक्वेशन हीट इवॉल्व भी होगा और एब्जॉर्ब्ड भी होगा। ठीक है, इवॉल्व्ड का मतलब क्या होता है बताइए तो। यहाँ पे मैम आपने मतलब उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होगी। हाँ, अब बोलिए इवॉल्व्ड का मतलब क्या होता है। मैम उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होगी। वेरी गुड, उसमें से हीट रिलीज होगी उसको हम, और एब्जॉर्ब्ड तो हम सभी जानते हैं कि उसका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा हीट का। तो होता क्या है, इन एनी केमिकल इक्वेशन हीट इवॉल्व भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब्ड भी हो सकती है। जब भी कोई केमिकल बनता है ना तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उस बॉन्ड के बनने में काफी ज्यादा हीट क्या हो जाता है, रिलीज होता है, और जब वो बॉन्ड टूटती है तो हीट एब्जॉर्ब होता है। इस बात को याद रखना, ये हल्का सा आपको अपोजिट प्रोसेस लगेगा, लेकिन जैसे ए और बी, मेरे पास कोई केमिकल है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, एक केमिकल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक से करते हैं। हाँ,
ए आपका कोई केमिकल है और बी आपका कोई केमिकल है, ये दोनों केमिकल आपस में कंटेन है इस केमिकल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ये जो केमिकल बॉन्ड है जब डिसोसिएट होगा तो इसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका है। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। तो इस डिसोसिएशन में ये अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो इस बॉन्ड में जो भी एनर्जी प्रेजेंट थी उसमें से कुछ एनर्जी इसने ले ली और उसमें से कुछ एनर्जी क्या की, इसने ले ली। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है तब केमिकल्स एनर्जी को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब्ड करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग के प्रोसेस में, इन अ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस केमिकल एब्सॉर्ब दी एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन यही चीज मैं क्या करूं, बॉन्ड फॉर्मेशन में बोलूं तो बॉन्ड फॉर्मेशन में वो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्योंकि अगर कोई केमिकल आपस में कंबाइन हो रहा है तो वो करेगा क्या, जैसे ए और बी ही ले लेते हैं, इनको आपस में क्या होना है, ऐड होना है। तो ये आपस में ऐड होने के लिए एक दूसरे की एनर्जी को क्या करते हैं, आपस में लेके आएंगे। ये अपोजिट चार्जेस अगर होंगे तो ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को कंबाइन करने के लिए एनर्जीज को एक दूसरे के कहाँ लेके आते हैं, पास में लेके आते हैं, ठीक है। तो जब ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, इंटर कन्वर्टिबल करते रहते हैं या इंटरकनेक्टेड करते रहते हैं एक दूसरे को, तो उस टाइम पर वो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करने लग जाते हैं, रिलीज करने लग जाते हैं। क्योंकि ये एनर्जी जो है वो आएगी कहाँ पे, इन्वायरमेंट पे भी में ही आएगी या एटमॉस्फेयर पे ही आएगी, हम जानते हैं। तो कोई केमिकल इक्वेशन अगर बॉन्ड फॉर्म होता है तो दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब किसी चीज में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप अपना पूरा एफर्ट लगाओगे, ठीक है, अपना एक फोर्स लगाओगे अगर आपको कोई वर्क करना है। तो सेम एज एलिमेंट भी वैसे होते हैं, जब उनको कंबाइन करना होता है तो वो क्या करते हैं, अपना एक एफर्ट लगाते हैं और उस एफर्ट को लगाते समय वो अपनी एनर्जी यूज करेंगे और वही एनर्जी इन नेचर या फिर एटमॉस्फेयर क्या होती है, रिलीज्ड होती जाती है, जिसको इवॉल्व भी बोला जा सकता है और रिलीज्ड भी बोला जा सकता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एलिमेंट्स एनर्जी को रिलीज करते हैं और बॉन्ड ब्रेकिंग में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एनर्जी को एब्सॉर्ब्ड करते हैं, ठीक है। तो इन अ हीट चेंज प्रोसेस केमिकल इक्वेशन में कैसे शो किया जाता है, तो अगर हीट इवॉल्व होता है तो उसको प्लस के फॉर्म में शो किया जाता है, क्योंकि एलिमेंट का जो चार्जेस ना बोला जाए, एनर्जी है वो रिलीज हो रहा है, इस वजह से मतलब उनमें वो एनर्जी प्रेजेंट थी और वही क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव में आप डिनोट करोगे। और जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होती है, मतलब दोनों के पास जो भी एनर्जी थी उससे एक्स्ट्रा एनर्जी वो क्या कर रहे हैं, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो उसको ले रहे हैं, वो उसको गेन कर रहे हैं। तो उस पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इस वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑलवेज आपको नेगेटिव के फॉर्म में मिलेगी और जो हीट इवॉल्व या हीट रिलीजिंग का सिंबल होगा वो ऑलवेज आपको किस में मिलेगा, पॉजिटिव सिंबल में मिलेगा इन एनी केमिकल इक्वेशन। तो अगर कोई वैल्यू इन एनी केमिकल इक्वेशन पॉजिटिव फॉर्म में लिखी हुई है तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि उसमें से हीट क्या हो रहा है, रिलीज्ड हो रहा है। और अगर किसी केमिकल इक्वेशन पे माइनस फॉर्म पे एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, दैट मीन्स वहां पर जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, एब्सॉर्ब्ड हो रही है। इस वजह से उसको माइनस फॉर्म पे क्या किया गया है, डिनोट किया गया। और हीट का जो यूनिट है आप सभी जानते हैं, किलो जूल होता है, वही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है केजे के फॉर्म पे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, देखो यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि जो आपका हीट चेंज का केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों ही कौन से स्टेट में आपको गिव किया गया है, सॉलिड स्टेट में। मीथेन रिएक्ट करके ऑक्सीजन प्रिपेयर कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हालांकि लिक्विड बन रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों ही स्टेट को अगर आप देखोगे, H2I2 भी रिएक्ट करके HI बना रहे हैं। मींस जितने भी आपके सॉलिड और लिक्विड इक्वेशंस होते होंगे उसमें एनर्जी का जो इवॉल्यूशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो कम होता होगा। इस वजह से एज अ एग्जांपल यहाँ पे क्या डिनोट किया गया है, जो गैसियस रिएक्शन होते हैं उनमें जो आपका एनर्जी का या हीट का जो इवॉल्यूशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है वो शो किया गया है।
और कौन सा तरीका हो सकता है कि इसको गैसियस स्टेट में शो किया गया, आप बता सकते हैं? आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में, क्यों यहाँ पर गैसियस स्टेट को शो किया गया है, बताइए। मैम शायद क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कम होता है। अच्छा, और किसी के पास आंसर है तो बताइए। बताइए, महक है, नुपुर है, परिलिका है, रिया है, कोई भी बताइए। रिया ने तो बताया, परिलिका बताओ, आयुषी आप बताओ। टिनी है, यशवर्धन है, मैम मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। मैंने ये पूछा कि यहाँ पर ये जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है उसको दोनों को ही गैसियस स्टेट में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई केमिकल इक्वेशन जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वही हीट इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो डिनोट करते हैं, या हीट एब्जॉर्प्शन का, या फिर कोई इक्वेशन ऐसा होगा जो कि लिक्विड स्टेट में होगा या सॉलिड स्टेट में होगा, वो भी हीट रिलीजिंग प्रोसेस को शो कर सकता है। बताओ। नहीं पता मैम। देखो, आप लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हो। 10th क्लास में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आई थिंक आयनिक रेडियाई और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, याद होगा आपको। आयनिक रेडियाई जो होता था हमारा, जैसे किसी एलिमेंट का हमने देखा था लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता जाता है। आयनिक रेडियाई नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अगर कोई एलिमेंट से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना होता है तो हम उसको क्या करते थे, वो जो एलिमेंट है जिस स्टेट में भी रहता था हम उसको किस में कन्वर्ट करते थे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते थे, अगर आपको याद होगा तो। इसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट सॉलिड और लिक्विड स्टेट में रहते हैं तो एक्चुअल में उसमें आप एनर्जी इवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमको, जब हम उन सॉलिड और लिक्विड स्टेट को क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, मतलब उनको टेम्परेचर देंगे, उस टेम्परेचर के थ्रू उसके अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लूजली हेल्ड हो जाता है, और वही लूजली हेल्ड होने की वजह से होता क्या है कि देखो, अगर वो लूजली हेल्ड हो गया तो वो ब्रेक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, जो भी होगा, लूजली हेल्ड होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता था, आसान हो जाता था। ठीक है, तो उसमें भी हमको क्या होता था, एनर्जी का कुछ रिक्वायरमेंट होता था, हमने देखा था। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम उसके फिजिकल स्टेट में क्या करते थे, कन्वर्सन करते थे। सेम एज ऐसे ही अगर हीट चेंज का आपको प्रोसेस देखना है इन एनी केमिकल या फिर इन एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड, आपको हीट चेंज का कोई भी फॉर्म देखना है तो उस टाइम पर हमको उसके फिजिकल स्टेट में क्या करना होगा, कन्वर्सन करना होगा, और उसी कन्वर्सन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हीट चेंज को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस ओनली आसानी से आपको कौन से स्टेट में मिलता है, गैसियस स्टेट में मिलता है। इस वजह से यहाँ पर जो स्टेट शो किया गया है इन एग्जाम्पल, वो कौन सा स्टेट है आपका, गैसियस स्टेट है। तो याद रखना, हीट चेंज का जो प्रोसेस है आपको आसानी से कहाँ पे विजिबल होगा या कौन से फिजिकल स्टेट में विजिबल होगा आपसे पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इन अ गैसियस स्टेट। लिक्विड और सॉलिड में पॉसिबल है बट उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, टेम्परेचर गिव करके गैसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। प्रेसिपिटेट
आपको अभी तो उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा, बिकॉज इसका एक्सपेरिमेंट होता है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। होता क्या है, देखो, जब दो केमिकल को आप मिलाओगे तो उसमें एक पार्टिकल अपने आप उसमें से पाउडर या पार्टिकल बोला जाए वो जनरेट होने लग जाता है, और वही पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे शो करते हैं। ये कैसे होता है, देखो, जैसे मैंने क्या किया, कोई केमिकल इक्वेशन करवाया, यहाँ पर ऐसा एग्जांपल जैसे दिया हुआ है किसका, जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है और NaCl है। हमने आगे भी केमिकल इक्वेशन में इसको देखा था। क्या क्या है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, NaCl के साथ करा रहे हैं। तो क्या बन जाता है, इसमें AgCl बनता था और प्लस बनता था NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक, तो जब इनका रिएक्शन होता है ना बेटा, तो एक पाउडर जैसा इसमें जनरेट होने लगता है। दो केमिकल को मिलाने के बाद अपने आप वो पार्टिकल इसमें जनरेट होने लगते हैं। ठीक है, एक नया केमिकल बन रहा है, ये शो करने लगते हैं। जैसे देखो, आपके पास NaCl मतलब सॉल्ट का कोई सॉल्यूशन है और शुगर का कोई सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजेनस होगा। वो आपको बिल्कुल ही क्या दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। और दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो क्या उसमें कोई चीज आपको दिखाई देगी, बिल्कुल भी नहीं, वो होमोजेनस ही होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उसमें कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन जब हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का ऐसा ही ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन लेते हैं, और जो सॉल्ट है उसका भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन लेते हैं, और जब दोनों को मिक्स करते हैं ना, तो उसमें व्हाइट कलर के पार्टिकल्स अपने आप क्या होने लगते हैं, जनरेट होने लगते हैं। बिकॉज उसमें क्या बनने लगता है, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बनने लगता है। ठीक है, और वो पार्टिकल्स आपको इस सिंपल फॉर्म पे दिखाई देने लगेंगे जो सॉल्यूशन है आपका उसमें। ठीक है, और उन्हीं पार्टिकल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, PPT बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है इसको। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको नीचे डाउनवर्ड एरो से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और अगर किसी केमिकल इक्वेशन में हीट इवॉल्व होती है, मतलब गैस बनता है, तो उसको अपवर्ड एरो से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बताया गया है कि किसी केमिकल इक्वेशन में अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से। जैसे AgCl बना है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, और कोई गैस बनता तो मैं उसको क्या करती, अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करती। देखिए यहाँ पर ये जो AgCl है डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, और H2 गैस जो बन रही है मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन के थ्रू, तो उसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट प्रेसिपिटेट बनता है या फिर गैस का इवोल्यूशन होता है, तो थ्रू अ एरो हम उसका क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है रिवर्सिबल नेचर ऑफ अ रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो कि रिवर्सिबल नेचर के होंगे। रिवर्सिबल नेचर को हम दोनों साइड पे जो एरो होता है उसको उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो जो आपको दिख रहा है, तो एक बार जो रिएक्शन होगी आपकी वो किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब लेफ्ट से कहाँ जाएगी, राइट जाएगी, वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। और दूसरी रिएक्शन कहाँ जाएगी, आपके राइट साइड से कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएगी, तो उसको क्या बोला जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन बोला जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन भी आप पढ़ोगे कि मेरा कोई रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, आफ्टर सम टाइम के बाद वही प्रोडक्ट फिर उसी रिएक्टेंट को क्या करने लगता है, फॉर्म करने लगता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। जैसे सपोज मैंने क्या किया, मान लीजिए, आप इसको कैसे समझ सकते हो, हम लोग वाटर बॉईल होने के लिए किसी कंटेनर पे, मान लीजिए आप वाटर बॉईल कर रहे हो, ठीक है, उस कंटेनर के ऊपर आपने कोई कैप लगाया हुआ है, तो वहां से जो वाटर है हीट प्रोवाइड करोगे तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन आफ्टर कंडेंसेशन प्रोसेस अगर उसके ऊपर कैप है तो वही वेपर फिर किस में कन्वर्ट होगा, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मतलब वाटर में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा प्रोसेस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनाए फिर प्रोडक्ट से क्या बना दे, रिएक्टेंट बना दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब हीटिंग प्रोसेस के थ्रू तो उसका वेपर
वाटर बनेगा और आफ्टर कंडेंसेशन मींस कूलिंग का प्रोसेस होते ही वो फिर से क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस अगर किसी केमिकल इक्वेशन में देखने को मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि दोनों डायरेक्शन पे होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे और आफ्टर सम टाइम के बाद कहाँ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे होगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल एरो की जगह पे हम किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के एरो का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये केमिकल इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए थे कि कैसे कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को हमको रिप्रेजेंट करना रहता है, और साथ में कोई भी चेंजेस अगर हमको मिलता है किसी केमिकल इक्वेशन में तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमको क्या शो करना हो, फिजिकल स्टेट शो करना हो, सॉलिड हो तो एस का रिप्रेजेंटेशन, लिक्विड के लिए एस, गैसियस के लिए जी और एक्वस के लिए AQ का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन कभी भी शो नहीं किया जाता, ऐसा सिर्फ हम किसी एक्वस सॉल्यूशन वाले केमिकल इक्वेशन के लिए करते हैं, और डाइल्यूट के लिए हम DIL जो टर्म होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है थर्ड कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो हेड के ऊपर, और जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है उसको भी हम एरो हेड पे रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर जनरली केल्विन में यूज किया जाता है, कभी कभी हम डिग्री सेल्सियस भी ले लेते हैं अगर लो टेम्परेचर की बात आ रही हो तो। और जो प्रेशर होता है उसके लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो ATM होती है, लेकिन IUPAC के थ्रू अभी इसको बार कर दिया गया है, ठीक है। स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड दो तरीके की हो सकती है, एक स्लो रिएक्शन हो सकता है और एक फास्ट रिएक्शन हो सकता है। स्लो रिएक्शन उनको बोला जाता है जो फ्यू मिनट्स में ही क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, और फास्ट रिएक्शन उनको बोला जाता है, और स्लो रिएक्शन जो आवर लेते हैं कंप्लीट होने के लिए या फिर मंथ लेते हैं उनको स्लो रिएक्शन बोला जाएगा, और फास्ट जो कि फ्यू मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। हीट चेंज, अगर प्लस सिंबल होता है हीट चेंज में, डेल एच अगर पॉजिटिव होगा तो उस टाइम पर हमारा हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है या रिलीज होती है, और माइनस के फॉर्म पे अगर हीट चेंज रिप्रेजेंट हो रहा है तो वहां पर हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। प्रेसिपिटेशन डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी केमिकल का, और कोई गैस बनती है तो उसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिवर्सिबल अगर कोई रिएक्शन है तो उसमें हम डबल एरो का रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन अ सेंटर पोर्शन ऑफ अवर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बिटवीन में, ठीक है। और ये जो डबल एरो है ये हमको बता रहा है कि दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही है और साथ में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही है, उसके बारे में वो हमको बता रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बताइए। नो मैम। नहीं है, और किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करें, कल डिस्कस करेंगे फिर हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स बताए गए हैं, जिसमें से हम जनरली जो पार्शियल इक्वेशन मेथड होता है उसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड भी देख लेंगे थोड़ा सा। हम नॉर्मली तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करते हैं, और उसी मेथड का यूज करके किसी केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट किया जाता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वही एक इजी मेथड होता है। इसके बाद हम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। यस मैम। यस मैम। यस मैम।